हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की जो भारत को सबसे पहले भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम संगठित कर रहा है। एक राजनीतिक एकता हमें दिखाई दे रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस साम्राज्य की जहां आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद भारत के एक महान शासक अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम मौर्य साम्राज्य की पूरी बात करने वाले हैं और मौर्य साम्राज्य को रिवाइज करने वाले। देखिए भाई, मौर्य साम्राज्य को यदि आप देखें तो ये जब भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा है तब पृष्ठभूमि क्या है, भारत की पृष्ठभूमि क्या है, विश्व की पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में नंद वंश का शासन है। हम जानते हैं कि महाजनपद काल के दौरान हमें 3 वंश मिले, हर्यक वंश, नाग या शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। तो नंद वंश का यहाँ शासन है। घनानंद, महापद्मानंद के बाद घनानंद आ रहा है, वो शासन कर रहा है। और दुनिया पर एक शासक विश्व विजय की चाह में निकला हुआ, जो यूनान मकदूनिया से निकला था, जिसका नाम है द अलेक्जेंडर, जिसे भारत में हम कहते हैं सिकंदर महान, वो निकला हुआ है। यानी सिकंदर के आक्रमण का एक पूरा भय है जो भारत पर भी बना हुआ है और यही वो पृष्ठभूमि है जहां मौर्य साम्राज्य का उद्भव हो रहा है। यानी अब होगा क्या, धीरे धीरे सिकंदर जो है इस तरफ हम कहें कि पूर्व दिशा की ओर लगातार वो आ रहा है और अपने क्षेत्र विस्तार कर रहा है और भारत पर भी वो आ रहा है। ये हिंदुकुश पर्वत वाला इलाका, वहां से खैबर दर्रा होते हुए वो भारत की सीमाओं पर भी आ रहा है। जब सिकंदर आ रहा था तो हमने कुछ युद्ध के बारे में, सिकंदर के बारे में पढ़ा है या आपने सुना जरूर होगा। जैसे सबसे पहले वो आया तक्षशिला। जब यहां से वो आ रहा है तो सबसे पहले जो हमारा सीमावर्ती इलाका है तक्षशिला, वहां वो आएगा। तक्षशिला का एक शासक है आम्भी, जो युद्ध नहीं करेगा, समर्पण कर देगा। उसके आगे पौरव राज्य है, पौरव राज्य में राजा पोरस जो युद्ध करेगा, वीरता से युद्ध करेगा। लेकिन सिकंदर की सेना लगातार भारत की तरफ आ ही रही है और बस सिकंदर के आक्रमण का जो भय है, भारतीय संस्कृति पर, भारत की सुरक्षा पर जो खतरा है, इसी खतरे को भाप कर चाणक्य जो हैं, एक गुरु हैं, एक आचार्य हैं, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो घनानंद के पास जा रहे हैं और उसे समझा रहे हैं भारत की संस्कृति खतरे में है। वो नहीं मान रहा, चाणक्य का अपमान कर दे रहा है। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से भारत पर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो भारत का प्रथम सबसे संगठित साम्राज्य है और लगभग 137 वर्ष तक भारत पर शासन कर रहा है। ऐसा नहीं है इसके बाद महान वंश नहीं आए हैं, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है, अलग अलग है, राजपूत किंगडम, मराठा किंगडम, भारत पर इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वंश हैं जो महान वंश हैं। लेकिन जितने बड़े क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था या मौर्य वंश का साम्राज्य था, उतना बड़ा साम्राज्य कोई और शासक नहीं स्थापित कर पाया भाई। ऐसा ही सीयूटीपीजी एग्जाम 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा यहां हुआ वैसा आप भी कर सकते हैं। एक ऐसा स्कोर लेकर आ जाइए जहां तक कोई पहुंच ही ना पाए, आपको कट ऑफ्स की कोई चिंता ही ना हो। उसके लिए अल्टीमेट 2.0 बैच है अड्डा 24/7 की तरफ से। आप ज्योग्राफी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और बैच ज्वाइन करते समय फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप AD22 जो फैकल्टी कोड है उसका इस्तेमाल करेंगे, सबसे बेस्ट प्राइस पर आपको बैच मिल जाएगा। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही है। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, महाभाष्य है, बौद्ध साहित्य भी है, संगम साहित्य भी है और जैन साहित्य भी है, जो हमें मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहा है। ठीक है भाई। तो उसके अलावा अशोक के अभिलेख भी हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है उसके बहुत सारे साक्ष्य हमें मिलते हैं। साहित्यिक हम कहें साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी है। अशोक के अभिलेख हैं जिसमें शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है ना, जिसकी खोज की थी पादरे टिफिन थेलर ने 1750 के आसपास, जिसे पढ़ा था 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। और जब ये पढ़ा गया ना तो पूरा भारत का जो इतिहास है, मौर्य वंश का जो पूरा इतिहास है, वो निकलकर सामने आया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। 320 से 298 के आसपास ये है, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। यूनानी साहित्य से एंड्रोकोट्स कह रहे हैं। जस्टिन कह रहा है भाई इसकी सेना डाकुओं का एक समूह। अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग जो बातें हैं वो लिख रहे हैं। 305 ईसा पूर्व सिकंदर का एक उत्तराधिकारी होगा, सेल्यूकस निकेटर, उसका आक्रमण यहां हो रहा है।
ये उसे हरा देगा, फिर संधि होगी और अलग अलग चीजें हो रही होगी। अंतिम समय पर जैन धर्म का अनुयायी है, अंतिम समय पर एक जैन धर्म गुरु है भद्रबाहु का नाम, जब आप जैन धर्म पढ़ते हैं तब आपने सुना होगा, उनके साथ मगध में अकाल की वो कहानी है, 12 वर्षों का अकाल है उसके बाद, और इस सब की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। वो प्रस्थान करेगा दक्षिण में श्रवण बेलगोला नामक जगह कर्नाटक, और वहां पर अपने जीवन को संलेखना या संथारा पद्धति से त्याग देगा। फिर क्या हुआ, फिर आया बिंदुसार। दूसरा प्रमुख शासक कौन है, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्या है, क्यों है, ये एक अलग कहानी है, अलग अलग तरह की कथाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसे अमित्रघात भी कहा गया, शत्रुओं का नाशक, भद्रसार, सिंह सेन, अमित्रघात, अलग अलग नाम इसके मिलते हैं बिंदुसार के। बिंदुसार के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सीरिया के साथ इसका पत्राचार हो रहा है, सीरिया के शासक के साथ, है ना, जिसका नाम है एंटियोकस प्रथम। कुछ चीजों की मांग की बिंदुसार ने, हालांकि कुछ चीजों के में जैसे मीठी मदिरा थी, सूखे अंजीर थे, और एक क्या कहेंगे, एक दार्शनिक था। उन्होंने कहा कि भाई दार्शनिक भेजना हमारी परंपराओं में नहीं है, हम दार्शनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन आगे चलकर एक दार्शनिक आया है जिसका नाम है डायमेकस, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। ये इसके पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय को मानते थे। फिर आया अशोक, एक ऐसा शासक जो भारतीय इतिहास में महान कहलाया, महान अशोक। महान क्यों कहा, उसके बहुत सारे कारण भी हैं और बहुत सारे विवाद भी हैं उसमें, लेकिन जो मुख्य बात है अशोक के बारे में वो ये कि एक क्रूर शासक, अत्याधिक क्रूर शासक, युद्ध, लाखों लोगों की हत्या, लाखों सैनिकों की हत्या, और उसके बाद पूरी तरह चरित्र, या हम कहें पूरी तरह चरित्र ही कहेंगे, एक आचरण पूरी तरह परिवर्तित, और ये बन गया एक अहिंसक, पूरी तरह अहिंसक शासक। धम्म की बात कर रहा है, धम्म क्या, धम्म मतलब नैतिक सदाचार की बात कर रहा है। कौन बता रहा है धम्म का मतलब नैतिक सदाचार, खुद स्वयं गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल एक किताब लिख रहे हैं, एक उनके द्वारा लिखा गया राहुलवाद सूक्त में हमें धम्म की परिभाषा मिल रही है। तो धम्म के बारे में बात कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। अशोक के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हृदय परिवर्तन इसके समय की सबसे बड़ी घटना है, ठीक है। और जिस हम कहें कि यहां आते हैं, देखिए अशोक के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये भाइयों को हराकर सत्ता 269 में प्राप्त कर रहा है। प्रारंभ में शैव धर्मी था, ये कल्हण की राज तरंगणी से पता चल रहा है, राज तरंगणी, राजाओं की बहती नदी, तरंगणी नदी। कल्हण जो कश्मीर का इतिहास लिख रहे हैं, भारतीय इतिहास में पहले ऐसे इतिहासकार जो राजाओं की वंशावली दे रहे हैं। हेरोडोटस ने भी तो वही किया था ना, कि इतिहास को अलग विषय के रूप में अध्ययन करना शुरू कराया, इसीलिए तो फादर ऑफ हिस्ट्री था। भारत में वंशावली का पहला इतिहास हमें राज तरंगिणी में मिलता है, राजाओं की वंशावली, राजाओं की नदी, राजाओं के नाम मिलते हैं, और वही लिख रहे हैं कि जो श्रीनगर था उसे किसने बसाया, अशोक ने बसाया। अलग अलग अभिलेखों में अशोक के नाम अलग अलग हैं। अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से ये लोग इसे पुकारें, ऐसा चाहता है कौन, सम्राट अशोक। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जहां इसका नाम अशोक मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम। जब राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ, 269 बीसी, उसके 8वें साल में ये एक युद्ध कर रहा है, वही युद्ध जो इतिहास में दर्ज है, वही युद्ध जो इसके पूरे हृदय को परिवर्तित कर रहा है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है, जो युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग तब मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था, जब ये युद्ध कर रहा है तब शामिल हो जा रहा है। एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अलग अभिलेख है जो ये कह रहा है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तब वहां का राजा कौन हुआ, वहां का राजा नंदराज हुआ। ये पूरे के पूरे एक पूरी कहानी है, अशोक तक की कहानी। फिर अलग अलग शासक आएंगे और अंततः वृहदत्त नाम का एक शासक है जिसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना कर देगा।